हम स्वागत कर रहे हैं जावेद अख्तर साहब का, पटकथा लेखक, गीतकार और कवि, और उनके साथ हम स्वागत कर रहे हैं शबाना आज़मी जी का, जानी मानी अभिनेत्री। इन दोनों सितारों से हम बात करेंगे समय, संयोग और समाज की। शबाना जी, आपका स्वागत है। जावेद अख्तर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं मंच पर, और इन दोनों से बात करेंगी रिचा अनिरुद्ध। इस सत्र में भी अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो समापन से कुछ देर पहले रिचा आप सबसे अनुरोध करेंगी और आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जावेद अख्तर और शबाना आज़मी, आप दोनों का स्वागत, और अब मैं मंच रिचा को दे रही हूँ। नमस्कार। अब आज की चर्चा का विषय आपको वर्तिका बता चुकी हैं, दो सितारे, संयोग, समय और समाज। तो हम सब के लिए बहुत ही खूबसूरत संयोग है कि जावेद साहब और शबाना जी एक साथ हमारे साथ हैं, और आज हम सब के लिए जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे संयोग थे जब ये दोनों मिले, कैसे 30 साल का खूबसूरत वक्त इन्होंने एक दूसरे के साथ बिताया, एक सक्सेसफुली मैरिड कपल ऑफ 30 इयर्स, और कैसे इन्होंने फिल्म जगत या फिल्म बनाने की कला, समाज को अपने सामने बदलते देखा है, और बहुत खुलकर बेबाकी से इन्होंने सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखी है। बहुत बहुत स्वागत है जावेद साहब, शबाना जी आपका। तो सबसे पहले उसी सवाल से शुरू कर लेते हैं क्योंकि संयोग की बात हो रही है। कुछ याद करना चाहेंगे वो कैसे संयोग थे? एक पैरेलल सिनेमा की एक्ट्रेस, एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा के राइटर। देखिए, अगर लॉजिकली सोचा जाए तो हमारी तो अरेंज मैरिज होनी चाहिए थी, हुई नहीं। मुझसे अगर कोई पूछे कि आपने शबाना को पहली बार कब देखा तो मैं नहीं बता पाऊँगा, इसलिए नहीं कि मेरी मेमोरी ख़राब है, इसलिए कि हमेशा से ही देखा। कैफ़ी साहब और मेरे फादर जानिसार अख्तर, ये दोनों प्रोग्रेस राइटर्स मूवमेंट में थे, तो ये एक पूरा क्लैन था। वो कैफ़ी आज़मी हों, साहिल लुधियानी हों, जानिसार अख्तर हों, कृष्ण चंदर हों, विश्वामित्र आदिल हों, राजेंद्र सिंह बेदी हों, इस्मत चुगताई हों, ये एक बहुत लार्ज फैमिली थी, और इसमें सब बच्चों को जानते थे। मुझे, क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं शायद 4 साल का था जब मैं कैफ़ी साहब के घर गया, तो उससे पहले भी गया होऊंगा, वो मुझे याद नहीं है। और मैं वो घर, जिस घर में वो रहते थे, मैंने डिस्क्राइब किया। तो जब मैंने डिस्क्राइब किया तो उस वक्त तो शायद शबाना पैदा नहीं हुई थी, इसलिए कि मेरे और शबाना में 5 साल का डिफरेंस है। तो अब मैं कैसे बताऊं कि मैंने पहली बार कब देखा था। तो हम दोनों एक दूसरे को जानते तो हमेशा से थे, लेकिन ये सच है कि फिल्म इंडस्ट्री हालांकि एक इंडस्ट्री है, लेकिन उसमें भी अलग अलग सोलर सिस्टम्स हैं, तो अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। तो शबाना कोई दूसरी तरह की फ़िल्मों में दूसरी तरह के डायरेक्टर्स के साथ उस वक्त 70s में काम कर रही थी, मैं कुछ दूसरी फ़िल्मों में दूसरे डायरेक्टर के साथ, तो कभी कभी फ़िल्म के फंक्शन वगैरह में मुलाकात होती थी। बस मिलते थे, कैसे हैं, क्या है, कुछ ऐसी फॉर्मल बातें हो जाती थी। कैफ़ी साहब से मेरी ज़्यादा वो थी रेपो, और शायरी और ये वो के लिए अक्सर मैं उनके पास भी जाता था, तो उन्हीं से मिलके आ जाता था। लेकिन फिर इत्तेफाक की बात ये हुई कि लेट 70s अर्ली 80s में हमारे कुछ ऐसे कॉमन फ्रेंड्स हो गए कि जहाँ हम फिर उनके घर पे मुलाकात होने लगी। और फिर जब इतना वक्त मिला कि पार्टी में तो आप वैसे ही ऊपर ऊपर बातें कर लेते हैं, लेकिन जब वो दोस्तों के घरों में मुलाकात हुई तो फिर ज़्यादा कॉन्वर्सेशन और ज़्यादा जान पहचान एक तरह की शुरू हुई, जिसमें एक रिलेशनशिप डेवलप हुई। ऐसा हुआ, कुछ ख़ास इंटरेस्टिंग तो है नहीं। शबाना जी, आजकल शादी की अगर बात करें, विमेन आर वर्किंग, इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स है, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स, तो सितारों की तो बात छोड़ दीजिए, 30 साल आम लोगों की शादी भी निभाना आजकल बड़े लोगों में इश्यूज होने लगे हैं, और ईगो क्लैश इज समथिंग जो बहुत आसानी से हो जाता है। आप क्या कहेंगी, एक परफेक्ट बैलेंस 30 साल के लिए क्या होता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शादी
और हमारी शादी को 30 बरस हो गए हैं, उसकी कामयाबी का एक बड़ा राज ये कि हम एक दूसरे से मिलते ही नहीं हैं। तो ये जो है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि अगर ये हस्बैंड एंड वाइफ अपने लिए बना लें तो बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि आप इतना कम मिलते हैं कि फिर आपको बहुत दिलचस्पी होती है एक दूसरे से मिलने। आप संयोग की बात कर रही थी, तो ये भी संयोग की बात है कि हम दोनों एक साथ एक जगह पर एक ही शहर में हैं। ये तो खैर मजाक की बात हुई, लेकिन मैं समझती हूँ कि जावेद और मेरा जो ज़िंदगी का जो नज़रिया है, जिसको वर्ल्ड व्यू कहा जाता है, या जिस तरह की बैकग्राउंड से हम आए हैं, वो एक जैसा ही है, बहुत मिलता जुलता है। और जावेद और मैं एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जावेद ये अक्सर कहते हैं कि शबाना मेरी इतनी अच्छी दोस्त है कि शादी भी हमारी दोस्ती को बिगाड़ नहीं सकी। जी, मैं पढ़ा था। तो मुझे लगता है अगर मियाँ बीवी अपने आप में भी कंप्लीट रहें और फिर एक यूनिट भी बन सकें। दरअसल होता ये है कि एक पार्टनर बहुत बिजी होते हैं और दूसरा पार्टनर के पास सिर्फ अपनी शादी और अपने बच्चे हैं। आज ऑफ कोर्स वो रियलिटी चेंज हो रही है और हम देखते हैं कि काफ़ी तब्दीली आ रही है। मर्द और औरत का जो रिश्ता है उसमें तब्दीली आ रही है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो हमारे समाज ने ये तय पा लिया है कि ये औरतों की ही है। जैसे कि अगर मैं समझती हूँ कि औरत मियाँ बीवी दोनों बहुत अहम काम कर रहे हैं, दोनों IAS ऑफिसर्स हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों लॉयर्स हैं, दोनों बैंक मैनेजर्स हैं, तो ये क्यों समाज ने तय कर लिया है कि अगर बच्चा बीमार हो तो सिर्फ माँ ही घर पे रहेगी? ये क्यों नहीं हम सोच सकते कि भाई कभी कभी बाप भी घर पे रह सकते हैं? ये हमने क्यों नहीं तय किया है कि देखिए, अगर शौहर की बिजनेस मीटिंग हो तो ये तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड देते हैं कि बीवी तो ज़रूर आएगी, लेकिन अगर बिजनेस मीटिंग बीवी की है तो अगर शौहर साथ जाएंगे तो वो पूछेगा मैं क्या जोरू का गुलाम हूँ? तो इस तरह की जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं और सोच है which comes inherently from a patriarchal mindset। इन दिनों में मैंने कई टेक्स्ट बुक्स देखी, बच्चों की जो टेक्स्ट बुक्स, उसमें 2 सवाल ज़रूर होते हैं। माँ कहाँ है? जवाब होता माँ रसोई घर में है। पिता कहाँ है? पिता दफ्तर में है। तो मैं पूछती हूँ ये क्यों नहीं हो सकता कि सवाल हो कि माँ कहाँ है? माँ दफ्तर में है। पिता कहाँ है? पिता रसोई घर में है। ये क्यों नहीं हो सकता कि पिता भी रसोई घर में है और माँ भी रसोई घर में, पिता भी दफ्तर में है और माँ भी दफ्तर। तो इस तरह की जो हमारी कंडीशनिंग है उसमें औरत अगर अपने करियर को उतनी ही अहमियत दे जितनी कि मर्द देता है तो उसको ये माना जाता है कि ये बहुत एम्बिशियस है और उस एम्बिशन को सोसाइटी लुक्स डाउन अपॉन। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू, देखिए बिल्कुल तो इक्वल, यू कैन नॉट लेजिस्लेट इक्वालिटी, बट देयर आर सर्टन इश्यूज जिसके अंदर ज़रूरी है कि वो बराबरी का दर्जा पार्टनरशिप में होना ज़रूरी है। जावेद साहब, फिल्मों की थोड़ी सी बात करें। इस देश को आपने एंग्री यंग मैन दिया। उस समय में, जब समय की बात हो रही है, वर यू ऑल्सो एन एंग्री यंग मैन? अब वो अपने बारे में आदमी खुद ही फैसले करने लगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और अपने बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। गुस्सा आता था बातों उस समय मैं एक ऐसा इंसान था। ये सब बातें, बाकी ये कि ज़रूर है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी राइटर हो, और ये स्क्रिप्ट मैंने अकेले तो नहीं लिखी, सलीम साहब मैंने दोनों ने मिलकर लिखी, तो राइटर लिख तो वही सकता है जो उसके अंदर है। अगर वो राजा रानी की भी कहानी लिखेगा, अगर वो परियों की कहानी भी लिखेगा, तो उस परियों की जो मोरालिटी है, उसकी जो एस्थेटिक्स है, उसके जो संस्कार हैं, वो तो वही आएंगे जो कि राइटर के अंदर है। तो कहीं ना कहीं हर कहानी किसी भी टॉपिक पे हो, किसी हद तक ऑटोबायोग्राफिकल होती है, इसलिए कि उसकी जो मोरालिटी है, उसके जो एस्पिरेशंस हैं, उसके जो इंस्पिरेशन है, उसके जो सेंस ऑफ फेयरनेस है, वो राइटर के पास से आती है, वो राइटर की है। तो कुछ न कुछ होगा ऐसा। नए नए हम लोग भी सक्सेसफुल हुए थे। उससे पहले मेरे ग्रैंडफादर का एक शेर है, 2 ही लम्हे ज़िंदगी में मुझ पे गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। तो सक्सेस के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में ये बात कही जा सकती है।
एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद जो लम्हे होते हैं बड़े कठिन होते हैं। तो हम लोग बहुत स्ट्रगल करके नए नए बने थे, कुछ जगह मिल गई थी, 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। तो उस वक्त जो इतने बुरे दिनों से गुजरे थे, उनका कुछ ना कुछ गुस्सा तो हम में होगा। बड़ा हार्ड टाइम देखे थे हमने, तो वो चलिए काम आ गया। तो और वो क्या किस्सा था कि फिल्मी पोस्टर्स पे क्रेडिट नहीं मिलना, तो अपना नाम पेंट करने वाला, वो कुछ बताएं। अब वो देखिए, उस ज़माने में राइटर बेचारे बहुत कम पैसा मिलता था, कहीं क्रेडिट भी नहीं होता था, पोस्टर पे नाम नहीं होता था। तो हमारी 3 पिक्चर हिट हो चुकी थी, अंदाज, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, ये चौथी पिक्चर थी जंजीर। तो हमने उनसे कहा कि भाई देखिए, हमारा भी नाम पोस्टर पे होना चाहिए। तो हमें बताया गया कि देखिए ऐसा होता नहीं है, राइटर का नाम कोई पोस्टर पे नहीं देता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो पिक्चर उस ज़माने में, अब तो एक ही दिन में हर जगह रिलीज़ हो जाती है, तब नहीं होती थी। 70s में तो बड़े बड़े शहरों में लगती थी, फिर उसके बाद छोटे शहरों में लगती थी, फिर उससे भी छोटे शहरों में जाती थी। तो जब बम्बई में वो रिलीज़ हुई तो हमने 2 जीपें किराए पे लीं और 3-4 आदमी बिठाए दोनों जीपों में, और सीढ़ियाँ दी उन्हें और पेंट दिया, और कहा कि बम्बई में जितने पोस्टर लगे हैं पिक्चर के, हीरो की नाक पे, हीरोइन के माथे पे, जहाँ जगह मिले लिख दो रिटन बाय सलीम जावेद। और पूरी रात वो जीप घूमती रही और हर पोस्टर, हर बैनर, हर कियोस्क के ऊपर लिख दिया उन्होंने, बड़ा बड़ा। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के आगे भाई इनका नाम दे दिया करो, इनसे पंगा मत। शबाना जी, एक्ट्रेसेस और 2 अगर एक समय की हों और दोनों एक जैसी कैपेबिलिटीज़ की हों, तो मीडिया और सबकी एक आदत हमेशा से रही कि दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट पिच कर दिया जाए। स्मिता जी के साथ और आपके साथ भी ऐसा हुआ। जानना चाहेंगे कि उस समय टेलीविज़न और उतना मीडिया वो नहीं था, लेकिन जो भी कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती थी, आप दोनों उसको आपस में कैसे डील करती थी? देखिए, पहले तो तकलीफ़ ज़रूर होती थी और बुरा भी मानते थे, और फिर हमने ये सोचा कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि स्मिता और मैं इतने एक तरह के, हमारा बैकग्राउंड इतना एक था कि मैं जब पाकिस्तान गई तो मुझे बहुत सारे लोग मिले जो कि मुझे कहते थे कि हमें आपकी और स्मिता पाटिल की फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने आके स्मिता की माँ को कहा था कि वहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नाम शबाना पाटिल हो सकता है और उसका स्मिता आज़मी, क्योंकि एक ही तरह की फिल्मों में हमने काम किया, एक ही तरह के हमारे बैकग्राउंड्स थे, एक ही तरह के फिल्म मेकर्स के साथ हम काम करते थे। तो इस तरह की जो राइवलरी जो प्रेस बनाती है, उसको आप इग्नोर करें या उसको आप उछालें, ये रियली आप पर डिपेंड करता है। एक और आपके फिल्मी करियर पे जब अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली एक्ट्रेसेस को देखा जाता है कि वो अपनी स्क्रीन इमेज को लेकर हमेशा बहुत कॉन्शियस रहेंगी। आपने उसके साथ साथ जितना सोशल एक्टिविज्म, जब चाहे वो HIV का मुद्दा रहा हो, झोपड़पट्टियों का मुद्दा रहा हो, वो बहुत हिम्मत चाहिए होगी मुझे लगता है, एक स्टार वैल्यू के साथ साथ उन इश्यूज़ को उठाना। तो क्या था वो एक इनर वॉइस? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत हिम्मत की बात है। दरअसल मेरी परवरिश जिस माहौल में हुई है, वहाँ मेरे वालिद कैफ़ी आज़मी और मेरी मम्मी शौकत कैफ़ी, आप लोग जानते हैं कि कैफ़ी साहब बहुत अच्छे उर्दू के पोएट जाने माने थे, और मम्मी स्टेज में भी काम करती थी और फिल्म में भी, और उन्होंने हमेशा यही माना है कि कला को और आर्ट को सामाजिक बदलाव का एक ज़रिया बनाना चाहिए। तो मेरा माहौल भी इसी तरह का था। फिर मैं जिस तरह की फिल्में करती थी, उन फिल्म का भी जाहिर है मुझ पे प्रभाव पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने काम को सिर्फ एक 9 to 5 जॉब की तरह ट्रीट करें। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि आप दिन में तो जो ऑपरेशन है उसके ख़िलाफ़ अपने काम के ज़रिए उस बात को आगे लेकर आएँ, और फिर 6 बजे आप कहते हैं कि मैं तो अपने एयर कंडीशन कंफर्ट में रहूँगी और अब इससे मेरा कोई ताल्लुक। लेकिन बहुत सारे फिल्म स्टार्स ही करते हैं, मतलब मुझे लगता है आप जैसे कम हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मेरे इसमें परवरिश का हाथ है, और उसके साथ जिस तरह की फिल्में मैंने की हैं उसका भी हाथ है। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि मैंने एक फ़िल्म की थी अर्ली 80s में, महेश भट्ट की अर्थ, पता नहीं शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखी होगी उस फिल्म को। तो वो जब फिल्म बनी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि देखिए ये पिक्चर तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका जो एंड है आप इसको बदल दीजिए,
एंड ये था कि शौहर अपनी बीवी को छोड़ के एक और औरत के लिए चला जाता है और फिर वापस आता है और कहता है मैंने गलती की है, मुझे वापस ले लो। तो बीवी कहती है कि अगर मैंने भी ऐसा किया होता तो क्या तुम मुझे वापस लेते? तो वो कहता है नहीं, तो वो उसको छोड़ के चली जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा फिल्म तो बहुत अच्छी है लेकिन ये तो कभी चल ही नहीं सकती। हिंदुस्तानी औरत से एक हिंदुस्तानी पति कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, वो माफ़ नहीं करे, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि ये पिक्चर चले। बहरहाल महेश भट्ट और मैंने कहा कि नहीं, हमने इसकी एंड के लिए बनाई थी, हम इसको नहीं चेंज करेंगे। और जब फिल्म रिलीज़ हुई तो बहुत कामयाब हुई, क्रिटिक्स में भी बहुत कामयाब हुई और कमर्शियली भी बहुत कामयाब हुई। उसकी वजह से ये ज़रूर हो गया कि मेरे घर में झुंड की झुंड औरतों का आने लगा जो मुझसे आके ये उम्मीद रखते थे कि उनकी शादी में जो मसले हैं मैं उनको हल कर सकूंगी। तो मैं बहुत घबराई क्योंकि मैंने तो सिर्फ हाँ बिल्कुल मैंने तो सिर्फ एक रोल किया था, लेकिन उससे मुझे ये लगा कि ऑडियंस में इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके कैरेक्टर का कि ऑफन टाइम्स द ऑडियंस कैनॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। और इस तरह से औरतों के साथ काम मेरा शुरू हुआ। नहीं, मुझे आज ये कहना होगा, आपने जब इस बात की याद दिलाई तो हमारी जनरेशन जब हम लोग मैंने ये फिल्म देखी तो वो सीन सबसे ज़्यादा छाप अगर उस फिल्म की सीन ने छोड़ी है तो इसी ने छोड़ी है, बिकॉज हमारा तो फ्रेश माइंड था। आप ये सही कह रहे हो। और इसलिए मैं समझती हूँ कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि फिल्म मेकर्स ये समझते हैं कि ऑडियंस इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऑडियंस सही मानों में तैयार होती है। तो इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम बार को बार बार रेस करते जाएं जी, ऑडियंस को अंडर वैल्यू नहीं करना चाहिए। जावेद साहब, आपकी ज़िंदगी पर, आपके हर चीज़ पर, हाव भाव पर, लेखन पर आपको अपने पिता की कितनी छाप दिखती है? देखिए, कहते हैं कि अगर आप एक आदमी से सीखें या एक आदमी की नकल करें तो आप प्लेजरिस्ट हैं, लेकिन अगर 15-20 की करें तो फिर रिसर्च स्कॉलर हो गए। तो है क्या कि थैंकफुली मुझ पर बहुत से लोगों का इन्फ्लुएंस हुआ। मैंने अपने फादर की राइटिंग से और उनकी बातों से भी सीखा, इसलिए कि बहुत बार उनसे मैंने लिटरेचर, पोइट्री डिस्कस की। लेकिन खुशकिस्मती से मुझे और बहुत से लोग मेरी ज़िंदगी में थे, उनसे भी बात होती थी। जैसे कैफ़ी साहब हैं, साहिर साहब थे, कृष्णचंद हैं, इस्मत चुगता है, इन लोग के साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा। और मैं बहुत खुशकिस्मत आदमी हूँ। हम एक बड़े राइटर से मिल लेते हैं तो ज़िंदगी भर याद रखते हैं। मैं तो इतनों से मिला हूँ, और मिलने का मतलब नहीं कि मैंने उनकी ऑटोग्राफ ली है, बल्कि उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ घंटों बातें की हैं, अकेले भी बैठ के, महफिल में भी, पार्टीज में भी, और उनके घर में भी बैठ के, और उनसे सीखा है। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंस हैं जो पढ़ते हैं आप। अगर हर तरह की राइटिंग आप पढ़ें तो हर अच्छा राइटर अलग अलग जॉन का कुछ ना कुछ आप पे असर छोड़ेगा, और अगर नहीं छोड़ेगा तो आपके स्टॉक में रहेगा। जब ज़रूरत पड़ेगी उस असर की तो आप उसे अपने अंदर से निकाल लेंगे। तो सही है। मुझे अपने फादर की एक ही बात याद आती है राइटिंग के बारे में। एक दिन उन्होंने कही थी, अच्छा जुमला है, आपको अच्छा लगेगा, कि मुश्किल ज़बान में लिखना बहुत आसान है, लेकिन आसान ज़बान में लिखना बहुत मुश्किल। क्या बात। और आपके बच्चे जब फिल्में आज बना रहे हैं जी, उनके काम में आपको अपनी कितनी छाप दिखाई देती है और कितनी दखल आपकी होती है उसमें? देखिए, एक हमारे यहाँ फैमिली में एक अच्छी बात है, मैं तो पिछले 7-8 जनरेशन जो है हमारी राइटर्स की है, और ये नहीं कि कोई घर में बैठ के लिखते थे, बट नॉन राइटर जिनकी एंथोलॉजीज़ में, लिटरेचर की हिस्ट्री में जिक्र होता है। तो ये बच्चे तो समझिए 7वीं जनरेशन हो गए, मैं 6ठी जनरेशन। एक हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, वो बहुत अच्छी है कि हम ट्रेडिशन को नहीं मानते हैं। कि हम, मेरे ग्रैंडफादर भी पोइट थे, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर की पोइट्री और मेरे फादर की पोइट्री में कॉमन नहीं है, डिफरेंट। मेरी जो पोइट्री है वो मेरे फादर जैसी नहीं है, वो डिफरेंट है। आमतौर से होता क्या है कि जब बच्चे फिल्म बनाना शुरू करते हैं, आप देखिएगा, ट्रेस कर लीजिएगा, तो देखते हैं कि हमारे माँ बाप ने कैसी फिल्म बनाई थी, तो वैसी पिक्चर उसी टाइप की कुछ बनाएं। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये ट्रेडिशन को नहीं फॉलो किया जाए। ये मेरे बच्चों में भी थी। फरहान ने जो पिक्चर पहली बनाई थी दिल चाहता है का, उसका मेरी फिल्मों से कोई वास्ता नहीं था, ये उसकी अपनी फिल्म थी। या जोया ने जो पहली पिक्चर बनाई लक बाई चांस, या उसके बाद भी जो फिल्में बनाई, उनका कोई
असर नहीं था। अगर फरहान पे मैं कह सकता हूँ कि चलिए इतना असर था कि उसने बचपन में बार बार डॉन देखी थी, तो उसने डॉन के बारे में सोचा होगा कि ऐसे नहीं वैसे बनती तो अच्छी थी, तो उसने डॉन रीमेक की। तो भाई यही एक असर है। बाकी ये कि मैं बहुत खुशी से बात कहता हूँ कि उन्होंने मेरा ज़्यादा असर नहीं लिया। ये बात सही नहीं है, ही इज़ बीइंग वेरी मॉडेस्ट। सही बात तो ये है कि अगर आप जोया और फरहान की फिल्में देखें तो उसमें बेसिक जो कोर वैल्यूज़ हैं और ख़ास तौर से मर्द और औरत के जो डेफिनेशंस हैं वो आज के डेफिनेशंस हैं, वो किसी तरह से ट्रेडिशनल नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप सलीम जावेद की स्क्रिप्ट्स के बारे में सुनते हैं तो या बात करते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि इनमें जो है सिर्फ हीरो का किरदार हावी होता है और माँ का, और इनकी हीरोइंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं रही हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर आप केयरफुली देखें तो इनके स्क्रिप्ट्स में हीरोइंस के रोल्स ज़रूर छोटे होते थे हीरो के मुकाबले में, लेकिन दे वर ऑल पर्सन्स एंड दे वर डिफाइंड बाय देयर प्रोफेशन। कोई भी इनकी हीरोइन ऐसी नहीं है जो काम नहीं करती है, और हिंदी सिनेमा में आज भी वर्किंग वुमेन आर कम्प्लीटली इनविजिबल। खैर अब तो मर्दों ने भी छोड़ दिया काम करना। कौन काम करता है? तो जो कोर वैल्यूज़ है मुझे लगता है वो बच्चों ने माँ बाप से। जी, अब वक्त हो रहा है मुझे ऑडियंस के सवाल, लेकिन एक सवाल मेरा आप दोनों से। जावेद साहब, आपके ऊपर जब रिसर्च करी थी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया कि अननोन फैक्ट्स जैसे आते हैं कि आपके बारे में, उसमें एक लाइन मैंने पढ़ी, जावेद अख्तर इज़ एन एथीस्ट एंड ही हैज़ रेज्ड हिज किड्स एज एथीस्ट। तो मेरे इस मन में सवाल ये आया कि जब आप कहते हैं कि धार्मिकता बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए तो नास्तिकता भी नहीं थोपनी चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए, हैव यू रेज्ड योर चिल्ड्रन एज एथीस्ट? देखिए, ये तो आप कर ही नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। होता ये है कि एक बच्चा पैदा होता है और माँ बाप उसे इससे पहले कि बच्चे के पास कोई चॉइस हो अपना धर्म उसमें इंजेक्ट कर देते हैं पूरे का पूरा। अब वो बच्चे को कोई चॉइस थोड़ी होती है, वो वही सीख लेता। कमाल की बात यह है कि अभी जिक्र हो रहा था कि अगर माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं या माँ बाप दोनों इंजीनियर हैं या माँ बाप दोनों बैंकर हैं तो ऐसा नहीं करते ना कि बच्चे को बचपन से ही इंजीनियर बनाने लगते हैं या डॉक्टर बनाने लगते हैं। तो भाई बचपन से ही मुसलमान या हिंदू क्यों बनाने लगते हो बच्चे को? उसको चांस दो। ऐसा तो नहीं ना कि 2 साल के बच्चे को इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू करवा देते हैं, ऐसा नहीं करते ना। उसी तरह से आप छोड़ दीजिए बच्चे को। बल्कि मैंने एज एन एथीस्ट ये थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम था लाइफ का कि मैं छोटे बच्चों को ऐसी बात करूँगा वो ट्रॉमेटाइज हो जाएंगे, स्कूल जाते हैं दूसरे बच्चों से मिलते हैं। तो जब मेरे पास आते थे कभी कभी, मुझे अच्छी तरह याद है, फरहान 6 साल या 7 साल का था, कि मुझसे पूछा था कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो गॉड नाराज़ होता है? तो मैंने हाँ होता है, गॉड को ये बात नहीं पसंद आती, ज़्यादा इम्फेसिस किए बगैर बोल दी। जब तक गॉड है तब तक ठीक है, गॉड जेनेरिक वर्ड है, ये छोड़ देगा। लेकिन अगर जहाँ आपने गॉड को क्वालिफाई कर दिया, ये कौन सा वाला गॉड है, फिर आदमी प्रॉब्लम में आ जाता है। तो मैंने कभी ये नहीं किया, और ना उन बच्चों ने घर में कोई रिलीजियस रिचुअल या कोई रिलीजियस बात देखी। मुझे अच्छी तरह याद है कि फरहान एक बार शायद 7.5 या 8 साल का था, और 7.5 और 8 साल बहुत उम्र होती है बच्चे के लिए। So one day he came back from the school with his bag and he came directly to me, and with total surprise he asked me, "Pa, are we Muslims?" तो मैंने कहा बेटा ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं है। क्या होता है, हर आदमी जो पैदा होता है किसी कम्युनिटी में पैदा होता है। कहाँ पैदा होगा, हवा में तो नहीं पैदा होगा ना। तो जिस कम्युनिटी में पैदा होता है लोग उसे वही बोलने लगते हैं, तो डोंट बॉदर अबाउट इट, बात ख़त्म हो गई। अब मैं उस वक्त, दैट वाज नॉट द टाइम टू गिव हिम अ लेक्चर ऑन एथियज्म और सेकुलरिज्म। वो बच्चे कहाँ इतना समझेंगे। मैंने सिर्फ इतना किया कि उनको कोई रिलीजन के पास नहीं ले गया। बाकी अगर आप बच्चे का बचपन में ही दिमाग खराब नहीं करेंगे तो बड़े होके तो एथिस्ट ही बनेगा, और क्या बनेगा। जरा अगर किसी को मेरी बात पे शक है तो एक काम करिए कि अब कोई बच्चा पैदा हो आपकी फैमिली में, उसको कोई रिलीजन मत दीजिए, और जब वो 18 साल का हो तो उसे कहिए बेटा तुझे जो धर्म पसंद है वो ले ले, वो कोई भी नहीं लेगा।
शबाना जी, मुझे ऑडियंस के पास जाने को कहा जा रहा है, मैं जल्दी से आपसे पूछूंगी। नहीं, मैं इसी से लेकर अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये आज के माहौल में दरअसल ये एक बहुत अहम बात है जिसे सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं, लेकिन एक माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है जिसके अंदर आइडेंटिटी आपकी सिर्फ उसी से तय पाती है कि कौन से धर्म में आप पैदा हुए। हालांकि ये हिंदुस्तान की सच्चाई नहीं है। हिंदुस्तान की सच्चाई जो सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट आपकी आइडेंटिटी का है वो है आपकी कॉमन कल्चरल हेरिटेज है, जिसको हम अपनी गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। ये हमारी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। और अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कौन हूँ, तो मैं कहूँगी मैं औरत हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ। मेरा मुसलमान होना मेरी आइडेंटिटी का सिर्फ एक ही हिस्सा है, लेकिन इस तरह का षड्यंत्र आज रचा जा रहा है जिसके अंदर मेरी बाकी की तमाम आइडेंटिटीज़ को ख़त्म करके तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम सिख, तुम ईसाई, ये हिंदुस्तान की सच्चाई नहीं है। और इसके खिलाफ हम सब लोगों को